अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड द टॉपिक इज बेटी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का हमें डेवलपमेंट देखना है और इसी टॉपिक का एक और नाम जो है इट इज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस एंड द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए बेटी, अगर आपको याद होगा हमने बेटा आपको बोला था जो एंथरलॉक्यूल होता है, जो ये एंथरलॉक्यूल होता है, जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो ये स्पेस अंदर होती है, मैंने आपको बोला था इसी के अंदर एक टाइम पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट थी। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलो, माइक्रोस्पोरोसाइट्स बोलो, वो अंदर प्रेजेंट होती है इस एंथरलॉक्यूल में। मगर जब बेटा वही सेल्स मेयोसिस करती है, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हम पढ़ रहे थे, जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्या मैंने कहा ये लॉक्यूल है, लॉक्यूल के अंदर एक जमाने में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हुआ करती थी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है बेटे, जिनका एक और नाम हमने तब माइक्रोस्पोरोसाइट्स दिया था, ये जब मियोसिस करते हैं, मियोसिस करने के बाद ये कुछ हैप्लॉइड माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये जो हैप्लॉइड माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बने आफ्टर मियोसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर्स। ये आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया था आपको ये सारा एक टॉपिक में जिसका नाम था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ अब ये माइक्रोस्पोर जो है बेटा, एक माइक्रोस्पोर की अगर हम बात करेंगे ये हैप्लॉइड होगा और यही माइक्रोस्पोर जो है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है पहला स्टेज किसका, मेल गैमेटोफाइट का। अगर आपको कोई बोलेगा मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये आप कहां से स्टार्ट करते हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा यही माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से फर्दर डेवलपमेंट करते 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 डिफरेंट स्टेज पास करके ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा इनटू अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अल्टीमेटली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो बेटा कहने का मतलब यह है जो आज हमारा टॉपिक है इसकी शुरुआत हम करेंगे माइक्रोस्पोर से, और माइक्रोस्पोर के बाद हम डिफरेंट स्टेज देखेंगे और अल्टीमेटली हम पहुंच जाएंगे एक स्ट्रक्चर पे जो रिप्रेजेंट करता होगा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। शुरुआत यहां से करनी है, एंड इसका ये है, और यही हमारा आज का टॉपिक है, इसका डेवलपमेंट कैसे एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स में बनता है। तो फिर से अगर इसको थोड़ा बहुत हम रिवाइज करेंगे, मैंने कहा एंथरलॉक्यूल है, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, मैं इसको आसान बनाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा बेटा एंथरलॉक्यूल है, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हुआ करती थी जिन्होंने मियोसिस की, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बनाए, और माइक्रोस्पोर ही बेटा रिप्रेजेंट करता है पहला स्टेज किसका, मेल गैमेटोफाइट का। अब इसके बाद इसका डेवलपमेंट होगा और स्टेज आएंगे और अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा इनटू मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब हमें आज यही देखना है मेल गैमेटोफाइट जो है ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता कैसे है। तो बेटा अगर आप मेल गैमेटोफाइट देखेंगे, ख्याल रखना, अगर हम बेटे देखेंगे मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, या हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इफ वी लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अब इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए हम इसका डेवलपमेंट जो है वो दो हेडिंग्स के अंदर स्टडी करेंगे। कैसे एक माइक्रोस्पोर से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनता है, ये हम दो सेपरेट हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। एक पार्ट जिसको हम लिखेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ प्री
प्रीपोलिनेशन डेवलपमेंट का, इसमें मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट ही हमें देखना है, मगर इसमें वो स्टेज आएंगे जो पॉलिनेशन से पहले होंगे, इसलिए हमने नाम दिया प्रीपोलिनेशन डेवलपमेंट। और मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए पॉलिनेशन के बाद भी कुछ स्टेज आते हैं और उसको हम लिखेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो टॉपिक आसान बनाने के लिए बेटा, जो गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है एंजियोस्पर्म्स में, इसको हम दो हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे बेटे। वन इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन से पहले, एक और है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन के बाद से। इसमें 2-4 स्टेज आएंगे, इसमें 2-3 स्टेज आएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है अब हम स्टार्ट करेंगे पहले किससे, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट से। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट अब हम पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पोस्ट पॉलिनेशन। तो बेटा ख्याल रखिएगा, अब वो ख्याल रखना है। अगर हम देखेंगे यहां पे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, देखिए बेटे, आपको पता है स्टार्ट हमें माइक्रोस्पोर से करना है। कहते हैं अगर हम यहां पे एक एंथरलॉक्यूल लेंगे, लेट अस सपोज यहां पे हम एक एंथरलॉक्यूल लेंगे, एंथरलॉक्यूल में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, अब उनने मियोसिस की, मियोसिस के बाद अब वो कन्वर्ट हो गए ऐसे माइन्यूट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में जिनका नाम माइक्रोस्पोर्स हैं। और बेटे यही रिप्रेजेंट करते हैं क्या, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मेल गेमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, उसका जो पहला स्टेज है ना, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, इट इज माइक्रोस्पोर, और यही से इसकी डेवलपमेंट जो है उसकी शुरुआत होती है। तो अगर हम पॉइंट 1 लिखेंगे यहां पे, माइक्रोस्पोर, ऐसे हम लिखेंगे, माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट्स, क्या बेटा रिप्रेजेंट करता है, शाबाश, माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट्स बेटे व्हाट, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गेमेटोफाइट, शाबाश। देखिए बेटे, अब डेवलपमेंट स्टार्ट हम करेंगे, मगर किस हेडिंग के अंडर, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अभी पॉलिनेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको रखेंगे किसमें, प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले। तो पॉलिनेशन से पहले अगर हम डेवलपमेंट इस मेल गेमेटोफाइट की स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बना, ये माइक्रोस्पोर अंदर जो बेटा बना, ये क्या करता है, ये इनिशियल स्टेज में यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लियेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये तीनों चीजें मैंने आपको पहले ही कही है। एक ये बेटा यूनिन्यूक्लियेट होगा, इट्स अ यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, इट्स अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, जब ये पहले स्टार्टिंग में बना, और इसके साथ साथ ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी होता है। अब जब डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या होता है, मैं एक माइक्रोस्पोर को बाहर निकालूंगा। पहले ख्याल रखना, इट इज यूनिन्यूक्लियेट, इट इज यूनिसेलुलर, इट इज हैप्लॉइड एट इनिशियल स्टेज। अब जब डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होगा, हम एक माइक्रोस्पोर को यहां बाहर लेंगे। एक माइक्रोस्पोर ऐसे है, थोड़ा बहुत बड़ा बनाएंगे, अंदर न्यूक्लियस एक ही दिखाएंगे, क्योंकि मैंने अभी लिखा इट इज यूनिन्यूक्लियेट यूनिसेल्युलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो प्रीपॉलिनेशन डेवलपमेंट में सबसे पहले डेवलपमेंट बाहर नहीं होगी, ये आपको समझाने के लिए मैंने एक माइक्रोस्पोर बाहर जाके दिखाया। अब जितने भी आगे इसमें स्टेज आएंगे वो सारे के सारे एंथरलॉक्यूल के अंदर ही होते हैं। तो इसका मतलब प्रीपॉलिनेशन डेवलपमेंट जो है वो सारा का सारा एंथरलॉक्यूल के अंदर ही होता है। जब डेवलपमेंट एंथरलॉक्यूल के अंदर ही होगा, जिस जगह ये माइक्रोस्पोर बना उसी जगह के अंदर ही इसका डेवलपमेंट होगा। ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। वी से इट इज प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, या प्रिकॉशियस डेवलपमेंट का एक और नाम है इन सीटो डेवलपमेंट। तो दूसरा पॉइंट आप ख्याल रखिएगा, जो डेवलपमेंट है मेल गेमेटोफाइट का, इट इज प्रिकॉशियस, इट इज इन सीटो। इन सीटो या प्रिकॉशियस का मतलब क्या, जिस जगह ये बनता है उसी जगह के अंदर ही इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होगा आप बोलेंगे माइक्रोस्पोर अंदर बना, माइक्रोस्पोर बाहर आया और बाहर आने के बाद इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट का मतलब है जैसे ही माइक्रोस्पोर अंदर बना, इसका डेवलपमेंट भी अंदर ही स्टार्ट होगा।
तो इसका जो आधा डेवलपमेंट है वो बेटे एंथरलॉक्यूल के अंदर ही होगा, इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट नाम या इन सीटो डेवलपमेंट। तो ख्याल रखिएगा, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बोले। माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। दूसरा पॉइंट, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट 2 हेडिंग्स में, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट मैंने कहा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज प्रिकॉशियस इन सीटो, मतलब दैट इज इट स्टार्ट्स विद किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथरलॉक्यूल, ना कि बाहर जाके। अब सर आपने बाहर जाके क्यों दिखाया, क्योंकि आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको बड़ा बनाना है, इसलिए हम बाहर जाके इसका डेवलपमेंट दिखाएंगे। अदरवाइज जितने भी मैं यहां स्टेज दिखाऊंगा ना वो सारे के सारे इस एंथरलॉक्यूल के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कहते हैं इस माइक्रोस्पोर में एंथरलॉक्यूल के अंदर ही, क्योंकि प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है, इन सीटो डेवलपमेंट है, सबसे पहले क्या होता है, बीच में वैक्यूलाइजेशन होगी, एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा। जब बेटा बड़ा सा वैक्यूल बनेगा उससे क्या होगा, जैसे सेंटर में वैक्यूलाइजेशन हुई, एक बड़ा सा वैक्यूल बना, इट इज वी स्टैंड्स फॉर वैक्यूल। जैसी वैक्यूल बना उससे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस जो सेंटर में पहले प्रेजेंट था, अब वैक्यूलाइजेशन के बाद, वैक्यूल बनने के बाद ये पुश होगा टुवर्ड्स साइड्स, टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो प्रीपॉलिनेशन डेवलपमेंट में ख्याल रखेंगे आप मेरे बेटे, इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसमें बीच में जो वैक्यूल दिस न्यूक्लियस है, वैक्यूलाइजेशन के बाद इट विल बी पुश्ड टुवर्ड्स पेरिफेरी, मगर ये सारा स्टेज अंदर ही होगा क्योंकि डेवलपमेंट अभी प्रिकॉशियस है, इन सीटो है, आधी डेवलपमेंट हमें अंदर ही करनी है। उसके बाद ये सब जब हुआ, वैक्यूलाइजेशन से जब न्यूक्लियस पेरिफेरी की ओर आया बेटे, उसके बाद क्या होगा, अनइक्वल माइटोसिस। ये तो हैप्लॉइड था ना, अभी मैंने लिखा यूनिसेल्यूलर हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट, मतलब अगर ये हैप्लॉइड है, अगर इसको डिवाइड करना है, ये कभी मियोसिस नहीं कर सकता, इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसको डिवाइड करना है माइटोसिस से। तो इसके बाद जब ये वैक्यूल की वजह से पेरिफेरी तक गया, उसके बाद मेरे बेटे इसको माइटोसिस करनी है, मगर माइटोसिस कौन सी माइटोसिस होगी, ये होगी एसिमेट्रिक माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस मतलब क्या होगा, मैं आपको समझाऊंगा। अनइक्वल माइटोसिस का कहने का मतलब है जब इसने डिवाइड किया माइटोसिस की, आपको पता है सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस मींस देयर विल बी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होंगे आपको यहां पे मिलेंगे एक के बदले कितने न्यूक्लियस, 2। तो माइटोसिस होगा, मियोसिस तो नहीं कर सकता क्योंकि एन है, एनएस मियोसिस का क्या है, एनएस हमेज का माइटोसिस। जब इसने माइटोसिस की, इक्वल माइटोसिस नहीं है, अनइक्वल माइटोसिस है, तो होगा क्या, कैरियोकाइनेसिस पहले होगा और एक से बनेंगे 2 न्यूक्लियस। अब ये अनइक्वल क्यों है, क्योंकि जब साइटोकाइनेसिस की बारी आएगी, जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा वो इक्वल नहीं होगा, ये एक न्यूक्लियस जो है इसको बहुत कम हिस्सा मिलेगा साइटोप्लाज्म का, और जो ये दूसरा न्यूक्लियस है इसको बहुत सारा हिस्सा मिलेगा साइटोप्लाज्म का। तो माइटोसिस तो हुआ, कैरियोकाइनेसिस भी हुई, साइटोकाइनेसिस भी हुई, मगर सेल्स जो 2 बनी वो इक्वल नहीं है, उसमें से एक सेल बनी छोटी और दूसरी सेल बनी बड़ी। तो इसीलिए हम बोलेंगे अनइक्वल माइटोसिस के बाद यहां पे 2 सेल्स बनती हैं। जो ये बड़ी सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है, इसका वैक्यूल है, ये बड़ी सी सेल है, और ये वाली छोटी सी सेल है अलग। तो अनइक्वल माइटोसिस के बाद जब 2 अनइक्वल सेल्स बेटा बनेगी, उसके बाद क्या होता है, ये जो छोटी सी सेल है, ये सेल वॉल के, ये अंदर वॉल के साथ अटैच होगी, यहां पे ये वॉल के साथ मैंने यहां पे अटैच दिखाई, कहते हैं उसके बाद कैलोज डिपोजिशन होगा, और कैलोज डिपोजिशन की वजह से ये वॉल से अलग होके इस बड़ी सी सेल के बीच में आ जाती है। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसे होगा, ये होगा बेटा बीच वाला बड़ा सा वैक्यूम, ये होगा इस बड़ी सी सेल का अपना न्यूक्लियस, और कैलोज डिपोजिशन की वजह से मेरे बेटे ये जो छोटी सी सेल थी ये अब वॉल से डिटैच होके कहां आएगी, इस बड़ी सी सेल के सेंटर में या बीच में ऐसे। ये इसका अपना वॉल है, ये अपना न्यूक्लियस है, ये अपना साइटोप्लाज्म है। तो हमारे पास अब सिचुएशन क्या है, वी हैव गॉट 2 सेल्स। सर मुझे बोलो बेटे कौन कौन सी सेल, वन वी हैव गॉट दिस लार्ज सेल जिसमें वैक्यूल है, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, और बेटे ख्याल रखना इसी सेल को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल। दिस सेल इज नोन एज व्हाट, वेजिटेटिव सेल। और दूसरी ये वाली सेल,
जो पहले स्टार्टिंग में वॉल के साथ अटैच थी, फिर कैलोस बनने की वजह से अलग हो गई, इस छोटी सी सेल को हम नाम देते हैं जनरेटिव सेल. So at the end there is the formation of two cells. One is vegetative cell. This vegetative cell is also known as tube cell. और इसके अलावा मेरे बेटे वहां पे एक छोटी सी सेल बनी जिस सेल का नाम है जनरेटिव सेल. तो अगर हम थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, हमने क्या देखा? एंथरलॉक्यूल है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. मियोसिस उन्होंने की, उन्होंने माइक्रोस्पोर्स बनाए. माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट करता है पहला स्टेज किसका? मेल गैमेटोफाइट का. तो इसका डेवलपमेंट हम यही से स्टार्ट करेंगे. डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला दो स्टेज में इसका डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे. प्रीपोलिनेशन डेवलपमेंट अलग, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट अलग. प्रीपोलिनेशन डेवलपमेंट में हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले कहा ये सारे जितने भी स्टेज हैं ये इस लॉक्यूल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे. जब डेवलपमेंट अंदर ही होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, लॉक्यूल के अंदर, ऐसे डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट या इन सीटू डेवलपमेंट. सो रिमेंबर बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स इट इज प्रिकॉशियस या इट इज इन सीटू. तो सबसे पहले क्या होगा अंदर जाके? ये जो माइक्रोस्पोर है इसके बीच में न्यूक्लियस एक होता है, तो वैक्यूलाइजेशन होगा. वैक्यूलाइजेशन से क्या होगा? बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा, दैट विल पुश दिस न्यूक्लियस टुवर्ड्स पेरिफेरी. उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय अनइक्वल माइटोसिस. पहले कैरियोकाइनेसिस बराबर दो न्यूक्लिय बने, उसके बाद साइटोप्लाज्म के अनइक्वल हिस्से होंगे. एक सेल जिसको कम साइटोप्लाज्म मिलेगा वो वॉल के साथ अटैच थी, और दूसरी सेल जिसको ज्यादा साइटोप्लाज्म मिलेगा वो अलग एक बड़ी सी सेल में कन्वर्ट हो गया. फिर उसके बाद क्या है? मैंने कहा कैलोस डिपोजिशन होगा जिसकी वजह से ये अलग होगी, सेपरेट होगी, और इस वॉल से अलग होने के बाद ये इस बड़ी सी सेल में आ जाएगी. तो अल्टीमेटली हमारे पास अब दो सेल्स हैं, वन दिस लार्ज वेजिटेटिव या ट्यूब सेल एंड दिस स्मॉल जनरेटिव सेल. अब मैंने कहा पहले माइक्रोस्पोर सिंगल सेल था, यूनिन्यूक्लिएट था, मगर इस टाइम ये सिंगल सेल नहीं, अब ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो गया. एक तो इसने वेजिटेटिव सेल बनाई, एक तो इसने क्या बनाई? जनरेटिव सेल. कहते एक एक माइक्रोस्पोर बेटा जब इसी टू सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है, जब ये बनाता है एक छोटी सी जनरेटिव सेल, एक बड़ी सी वेजिटेटिव सेल, ऐसे अब दो दो सेल्स में कन्वर्ट हो गया. इसी टू सेल स्टेज में होगा क्या? ख्याल रखना, इसी टू सेल स्टेज में अब बेटा आपको ख्याल रखना है, ये जो एंथर है ये ब्रेक होगा. सिटोमियम जहां पे है, सिटोमियम की जगह ये ब्रेक होगा, और इसी टू सेल स्टेज में आप देखेंगे ये माइक्रोस्पोर जो अब बाहर आएगा. अब ये सिंगल सेल नहीं है. अब ये बेटे कितने सेल स्टेज में बाहर आया? ये बाहर आया एट टू सेल स्टेज में. वन इज लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज स्मॉल जनरेटिव सेल. और बेटा जब ये इसी टू सेल स्टेज में बाहर आया, दिस इज लार्ज वेजिटेटिव सेल, दिस इज स्मॉल जनरेटिव सेल. बाहर आने के बाद इसका मतलब इसकी डीसेंस होगी टू सेल स्टेज में, और डीसेंस के बाद यहां से विंड, वाटर, बर्ड्स, डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज आएंगी, वो इस टू सेल्ड माइक्रोस्पोर को उठाएंगे और इसको रिलीज करेंगे सिटिग्मा पे, और सिटिग्मा पे रिलीज करने के बाद इसका मतलब हमारा प्रीपोलिनेशन डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया. अब आगे क्या होगा इसका, वो आएगा पोस्ट पॉलिनेशन में, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो फिलहाल आप याद रखिएगा टू सेल स्टेज जैसे इसने अटेन किया, ये स्टोमियम के थ्रू बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद एक तो डिसेंस होगी टू सेल स्टेज में, एक तो ये बाहर आया टू सेल स्टेज में, बाहर आने के साथ साथ इसकी पॉलिनेशन भी होगी टू सेल स्टेज में, क्योंकि डिफरेंट एजेंट्स आते हैं, एजेंसीज आते हैं, वो इस टू सेल माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन को उठाते हैं और स्टिग्मा पे ड्रॉप करेंगे. इस ट्रांसफर ऑफ दिस टू सेल्ड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज व्हाट? पॉलिनेशन. मगर ये सब जो है ये होता है खाली 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ये जो आपने अभी तक सारा देखा, सारा सुना, सारा पढ़ा, ये होता है बेटा खाली किन में? इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो बेटे मुझे बोलो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में हमने क्या देखा? माइक्रोस्पोर था, वो कन्वर्ट हो गया डिफरेंट स्टेज को क्रॉस करके इनटू ए टू सेल स्ट्रक्चर. स्मॉल जनरेटिव सेल, लार्ज वेजिटेटिव सेल. फिर इसी टू सेल स्टेज में इसने स्टोमियम को कट करके क्रॉस किया और बाहर आया. बाहर आने को हम बोलते हैं डिसेंस.
That means in 60% of angiosperms, descent occurs at two-celled stage. Small generative cell, large vegetative cell. बाहर आया, यहां से विंड आए, birds, insects, flies, different agents, जिन्होंने इस two-celled pollen grain या माइक्रोस्पोर को उठाया, इसको ड्रॉप किया स्टिग्मा पे, जिस ट्रांसफर को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन। तो मतलब कहने का ये है, in 60% of angiosperms, descent and pollination of pollen grains occurs at two-cell stage. कौन सा cell stage है भाषा? Small generative cell and large vegetative cell. मगर अब बेटा जो हमारे पास बचे 40% एंजियोस्पर्म्स, शाबाश, जो हमारे पास अब 40% एंजियोस्पर्म्स बचते हैं, उन 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? उनमें एक चीज होगा, बाहर आने से पहले उनमें जनरेटिव सेल जो है वो पहले कन्वर्ट होगी इनटू टू मेल गैमीट्स। ख्याल रखना, जो 40% एंजियोस्पर्म्स बच गए उनमें क्या होगा? उनमें जो जनरेटिव सेल है बेटा, ये कन्वर्ट होती है इनटू टू मेल गैमीट्स। अब मुझे बोलो कितने सेल्स आ गए? आगे ना 3 सेल्स, एक है बड़ी सी वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और जनरेटिव सेल के बदले इसमें एक नहीं 2 मेल गैमीट्स हैं। तो टोटल सेल्स कितने आ गई? 3। तो अगर आप 40% एंजियोस्पर्म्स में देखोगे बेटा, जो उनका माइक्रोस्पोर, जब उनका पोलन ग्रेन होता है, जब ये स्टोमियम को काट के बाहर आता है, ये बाहर आएगा एट 3 सेल स्टेज। चलो मुझे बोलो ये 3 सेल्स कौन सी सेल्स हैं? एक है लार्ज वेजिटेटिव सेल, अब यहां पे मैं बराबर बना रहा हूं, अदरवाइज आपको पता है वेजिटेटिव सेल ट्यूब सेल बड़ी होती है, और इसके अलावा 2 मेल गैमीट्स। और जैसे ही बाहर आया, मतलब डिसेंस हो गया एट 3 सेल स्टेज। उसके बाद यहां से विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स आएंगे और इस 3 सेल्ड पोलन ग्रेन को उठाएंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे स्टिग्मा पे, और इस ट्रांसफर को हम नाम देते हैं बेटे क्या? पॉलिनेशन। तो मतलब कहने का ये है, जो 40% एंजियोस्पर्म्स हमारे पास हैं, उनमें डिसेंस और पॉलिनेशन होती है एट व्हाट? 3 सेल स्टेज। And in case of 60% angiosperms, descent and pollination occurs at what? 2 cell stage. वो 2 cell stage क्या है? That is 1 small generative cell and 1 large vegetative या tube cell. In 40% में 3 cell stage में कैसे descent और pollination होती है? इसमें कौन सा सेल आएगा? इसमें आता है बड़ा सा vegetative cell या tube cell, और इसके अलावा 2 male gametes. तो हम शॉर्ट में एंड में कह सकते हैं, जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें डिसेंस और पॉलिनेशन होगा एट 2 सेल स्टेज, एंड इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिसेंस एंड पॉलिनेशन ऑकर्स एट व्हाट? 3 सेल स्टेज। तो हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वो तो आपको खुद लिखना आएगा। There will be vacuolization. Vacuolization will push the nucleus towards periphery. It will be followed by unequal mitosis, which will result in the formation of 2 cells, small generative cell and large vegetative tube cell. उसके बाद next point हम इसमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे in 60% of angiosperms. In majority of angiosperms, descents and pollination occurs at 2 cell stage. ब्रैकेट में लिखेंगे वो 2 सेल्स कौन है? One is vegetative cell and other is generative cell. उसके बाद इन जो बच गए ना अब 40%, in 40% of angiosperms, descents and pollination occurs at 3 cell stage. 3 cell stage. वो 3 सेल्स कौन है? It is vegetative cell plus 2 male gametes. अब आगे फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगी, आगे मैच्योर मेल गेमेटोफाइट कैसे बनेगा, वो प्री पॉलिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि अब तो हमने पॉलिनेशन कंप्लीट की ना, तो इसलिए वो वाला पार्ट डेवलपमेंट का आएगा किसके अंडर? पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का होगा, इट्स गोइंग टू बी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, मैं आपको यहां पे बताता चलो, हमने शुरुआत की थी माइक्रोस्पोर से, जो बना था माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस से। जब तक ये अंदर था, ये हैप्लॉइड था, यूनिसेलुलर था, माइन्यूट था।
अब इसने डेवलपमेंट स्टार्ट किया और यही रिप्रेजेंट करता है पहला स्टेज मेल गैमेटोफाइट का। तो पहला डेवलपमेंट जो है हम देखेंगे प्रीपोलिनेशन वाले हेडिंग में, और दूसरा देखेंगे जो बाकी स्टेज इसके हैं वो हम देखेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में। प्रीपोलिनेशन डेवलपमेंट में आपने क्या क्या देखा? प्रीपोलिनेशन डेवलपमेंट में ख्याल रखना बेटा, सबसे पहले क्या होगा, बीच में बड़ा सा वैक्यूल बनेगा जो इस माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस को पुश करेगा टुवर्ड्स पेरिफेरी। उसके बाद अनइक्वल माइटोसिस होगी, 1 से 2 सेल्स बनेगी, स्मॉल जनरेटिव सेल एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल, एंड इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिसेंस और पॉलिनेशन इसी टोटल स्टेज में होगा। और अगर आप 40% एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, वहां जनरेटिव सेल कन्वर्ट होती है 2 मेल गैमीट्स में, और जब वो 2 मेल गैमीट्स में कन्वर्ट होती हैं तो ये 3 सेल स्टेज बनाता है, और पॉलिनेशन और डिसेंस इसी 3 सेल स्टेज में होगा। अब आगे तो ये चाहे 2 सेल स्टेज हो चाहे 3 सेल स्टेज हो, 2 सेल स्टेज में भी ये स्टिग्मा पे आ गया, 3 सेल स्टेज में भी ये स्टिग्मा पे आ गया। इसका मतलब पॉलिनेशन इसकी हो गई। अब आगे फर्दर डेवलपमेंट इसकी क्या होगी, वो आएगा एक अलग हेडिंग में जिसका नाम होगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। हाँ बेटा देखिए, अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, दैट इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब पॉलिनेशन हो गई है, पॉलिनेशन के बाद अब ये इमैच्योर गैमेटोफाइट कैसे एक मैच्योर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है वही हम देखेंगे, मगर इस बार हेडिंग अलग होगी, ये होगी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। मगर बेटा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में जैसे कि आपको इससे पहले समझ आया, हमारे पास 2 केसेस हैं। एक तो स्टिग्मा पे अगर हम 60% एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे बेटे, तब यहां 2 सेलेड पोलन ग्रेन होगा, 2 सेल माइक्रोस्पोर होगा। और मेरे बेटे अगर आप बात करोगे 40% एंजियोस्पर्म्स की, 40% एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 3 सेल माइक्रोस्पोर या 3 सेल पोलन ग्रेन। इसमें 2 सेल्स कौन है, ये छोटी सी सेल है जनरेटिव सेल, ये बड़ी सी सेल है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ट्यूब सेल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाना होता है। वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जनरेटिव सेल नहीं बनाता है, वो बनाता है वेजिटेटिव सेल, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज ट्यूब सेल। 40% एंजियोस्पर्म्स की बात करो, यहां 3 सेल्स हैं, यहां ये होगी बड़ी सी वेजिटेटिव सेल, और इसके अलावा इसमें होंगे 2 मेल गैमीट्स। तो देखिए बेटे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद जैसे फिलहाल हम इसकी बात करेंगे उसके बाद, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही है, जहां जहां डिफरेंस होगा वो डिफरेंस में बोलूंगा। दोनों जगह सबसे पहले क्या होता है, चाहे 60% एंजियोस्पर्म्स हो चाहे 40% एंजियोस्पर्म्स हो, यहां भी स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पढ़ने के बाद, यहां भी स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पढ़ने के बाद पहले कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शंस होंगी, वो हम आगे देखेंगे। अब जब ये कंपैटिबल पोलन, वो होता क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अलग एक टॉपिक में। फॉर एग्जांपल ये कंपैटिबल पोलन है। कंपैटिबल पोलन मींस हम एप्पल की बात कर रहे हैं, ये स्टिग्मा एप्पल ट्री का है और ये पोलन भी किसका है, एप्पल का है, तो यहां पे ये जर्मिनेट होगा। ऐसा तो नहीं है ये एप्पल का स्टिग्मा है और ऊपर से मैंगो का पोलन आया, ये तो जर्मिनेट होगा ही नहीं। इसलिए ये अगर एप्पल का स्टिग्मा है, ऊपर अगर पोलन ग्रेन भी एप्पल का ही आया, दैट मीन्स ये कंपैटिबल है और ये यहां पे जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट कैसे होता है, जर्मिनेट कैसे होगा, सबसे पहले चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर ये कंपैटिबल पोलन हुआ, कंपैटिबल का मतलब आपको समझ आया होगा, अगर एक कंपैटिबल पोलन है तो सबसे पहले बेटा क्या करता है, ये स्टिग्मा पे एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है स्टिग्मैटिक फ्लूइड, तो ये सबसे पहले स्टिग्मैटिक फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा। सर ये स्टिग्मैटिक फ्लूइड क्या होता है, स्टिग्मैटिक फ्लूइड का जहां तक ताल्लुक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर मिलेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको सुक्रोज मिलेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको बोरान मिलेगा। ये तमाम चीजें जो है इसी स्टिग्मैटिक फ्लूइड में होती है। इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोरान, शुगर्स, सुक्रोज, वाटर, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसी फ्लूइड को हम नाम देते हैं स्टिग्मैटिक फ्लूइड। तो सबसे पहले यहां पढ़ने के बाद एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये कंपैटिबल पोलन स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला भी एब्जॉर्ब करेगा। जब स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब हुआ मेरे बेटे, ये इंटीन है, अब बात समझना, ये इंटीन है,
बाहर जाके जो आउटर कवरिंग है उसका नाम है मेरे बेटे क्या, एक्सीन। आपको ये पता है। तो अंदर से हमने इंटीन बनाया, बाहर से मैंने एक्सीन बनाया। मगर सर मुझे बोलो, अंदर जाके ये होगी बड़ी सी ट्यूब सेल, ये होगी छोटी सी जनरेटिव सेल। फिलहाल मैं इस वाले को समझाता हूं। सर जैसे इसने स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब किया, सर सबसे पहले हमें बोलिए स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब कहां से करेगा? ये स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है इन जर्म पोर्स के थ्रू, क्योंकि आपको पता है मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बोला है आपको, कहीं कहीं जगह पे एक्सीन एब्सेंट है और उन रीजन्स को हम नाम देते हैं जर्म पोर्स। तो जहां बेटा इसको जर्म पोर मिला ना, उसी जर्म पोर के थ्रू इसने एब्जॉर्ब किया स्टिग्मैटिक फ्लूइड। और स्टिग्मैटिक फ्लूइड जब एब्जॉर्ब किया, अंदर जाके जब बहुत सारा स्टिग्मैटिक फ्लूइड गया तो अंदर जाके प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये स्वेल होगा और अंदर प्रेशर एग्जर्ट होगा। और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये इंटीन जो है या ये वेजिटेटिव सेल जो है, ये इस जर्म पोर के थ्रू प्रेशर की वजह से बाहर आएगी। और जैसे ये बाहर आएगी, अब चूंकि सेल बड़ी है और जिस जगह से इसको बाहर आना है वो बहुत छोटी है, इसलिए जब इस छोटे से होल के थ्रू ये बड़ी सी सेल बाहर आएगी, इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ थिन ट्यूब। और इसी थिन ट्यूब को हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब। तो बेटा मैंने कहा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में चाहे ये वाला कंडीशन केस हो चाहे ये वाला केस हो, यहां भी कंपैटिबल पोलन जो है वो स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, यहां भी कंपैटिबल पोलन जो है वो स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा। स्टिग्मैटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब कहां से करेगा? जर्म पोर्स के थ्रू करेगा। स्टिग्मैटिक फ्लूइड होता क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर, कैल्शियम, बोरॉन, सुक्रोज, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और जैसे अंदर स्टिग्मैटिक फ्लूइड गया तो अंदर प्रेशर डेवलप होगा, स्वेलिंग होगी, और उस प्रेशर की वजह से ये वेजिटेटिव सेल जो है यही बाहर आएगी थ्रू जर्म पोर। क्योंकि जर्म पोर एक छोटी सी ओपनिंग है, इसके थ्रू एक बड़ी सी सेल को आना है, ये तो नहीं आ सकती ना, इसलिए प्रेशर की वजह से एक क्या होती है, एक थिन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है। उस थिन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बेटा यहां भी बनेगा, पोलन ट्यूब यहां भी बनेगा। मगर ये पोलन ट्यूब जो है, अब आगे इसको करना क्या है, इसको असल में यहां जाना होता है, इसको ओवरी में जाना है। ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग। असल में इसको एग तक जाना होता है, एग तक पहुंचना होता है। ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है क्या, एग। जो ये पोलन ट्यूब है बेटा, इसको असल में कहां तक जाना है, एग तक जाना है। मगर एग तक पहुंचने के लिए आगे बीच में बहुत सारी रुकावटें आएगी। इन तमाम रुकावटों को ये पोलन ट्यूब का जो टिप है ना, इस पोलन ट्यूब के टिप को हम नाम देते हैं कैप ब्लॉक। क्या नाम देंगे बेटे इसको? कैप ब्लॉक। कैप ब्लॉक क्या होता है? इट्स अ टिप ऑफ पोलन ट्यूब। इट कंटेन्स नंबर ऑफ डेंजरस एंजाइम्स, लाइक इट कंटेन्स सेल्यूलिसिस, इट कंटेन्स क्यूटिनेसिस, इट कंटेन्स पैक्टिनेसिस। इसमें बहुत सारे डेंजरस एंजाइम्स होते हैं। सेल्यूलिसिस होंगी, क्यूटिनेसिस होंगी, पैक्टिनेसिस होंगी। तो मतलब क्या है इसका? अगर कैप ब्लॉक के आगे आप कोई सेलुलोसिक मटेरियल रखोगे वो उसको डिग्रेड करेगा। अगर आप क्यूटिन का बना हुआ कोई मटेरियल रखोगे उसको भी डिग्रेड करेगा। पैक्टिन का बना हुआ कोई मटेरियल रखोगे उसको भी डिग्रेड करेगा। और यूजुअली प्लांट मटेरियल जो है इन्हीं तीन चीजों के बने होते हैं। सबसे ज्यादा तो प्लांट मटेरियल सेलुलोज का होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कैप ब्लॉक के पास क्या है? सेल्यूलेज एंजाइम। क्यूटिन को डिग्रेड करने के लिए क्यूटिनेस, पैक्टिन को डिग्रेड करने के लिए पैक्टिनेस। तो इसी कैप ब्लॉक की वजह से, जिसके पास ये डेंजरस एंजाइम्स हैं, ये मॉलिक्यूलर वेपन्स हैं, ये किसी भी रुकावट को आगे काट के अपने लिए रास्ता बनाएगा और धीरे धीरे अंदर जाके अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा? एग तक। मगर अब ये जो मूवमेंट इस पोलन ट्यूब की है, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक। वो क्या होता है? कीमोट्रॉपिक। ये किसी केमिकल के पीछे ये पोलन ट्यूब मूव करता है। और वो केमिकल क्या होता है? वो केमिकल होता है बोरान। वो आएगा कहां से? ये मैं सारा आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो मूवमेंट ऑफ दिस पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉपिक। इट इज ड्रिवन बाय बोरान, इट इज ड्रिवन बाय केमिकल, दैट केमिकल इज बोरान। और याद रखना, इसकी मूवमेंट को हेल्प करता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है कौन? ये कैप ब्लॉक। क्योंकि आगे जब भी कोई रुकावट आएगी उस रुकावट को तोड़ने में हेल्प करेगा कौन? यही कैप ब्लॉक। क्यों ये करता है? बिकॉज इट कंटेन्स दीस डेंजरस एंजाइम्स लाइक सेल्यूलेसिस, पैक्टिनेसिस, क्यूटिनेसिस व्हिच कंस्ट्रक्ट द मॉलिक्यूलर वेपन्स। और ये किसी भी हिंड्रेंस को आगे जो है कट करने के काम आते हैं। जैसे कट करते करते आगे आया,
आगे बढ़ते बढ़ते अब हमारे पास सिचुएशन ये है, समझना मेरे बेटे, कैप ब्लॉक भी आपको समझ आया और कैप ब्लॉक का क्या काम है ये भी आपको समझ आया। अब हमारे पास सिचुएशन ये है, दिस द सेल, बाहर से आपको पता है एंटीन होगा ऐसे, और सॉरी एक्सिन, जिस जगह पे एक्सिन एब्सेंट है मेरे बेटे उसको हम नाम देते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर था, प्रेशर की वजह से यहां से एक ट्यूब आया, उसको हमने नाम दिया पोलन ट्यूब, वो ऐसे है। अब ख्याल रखना, इसका आखिरी पॉइंट है, ये होगा इसका टिप बेटे, जिसमें डेंजरस एंजाइम्स हैं जिसको आगे चलने में हेल्प करता है। कहते बेटा अगर ये वाला केस होगा, पोलन ट्यूब बनने के बाद अब वेजिटेटिव सेल तो नहीं रही, वो तो पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो गई। उस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले इस टिप तक जाएगा। ये जो मैंने टिप पे, पोलन ट्यूब के टिप पे न्यूक्लियस बनाया, ये क्या है? ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल जो है उसी का न्यूक्लियस जो है सबसे पहले इस टिप तक जाएगा। अब इसके बाद अंदर क्या बचा? अंदर बचा जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल उसके बाद धीरे धीरे आएगा इस पोलन ट्यूब में, और जैसे ही पोलन ट्यूब में आया ये जनरेटिव सेल अंदर आने के बाद कन्वर्ट होगी किसमें? इनटू 2 मेल गेमेट्स। और इन 2 मेल गेमेट्स को तब तक नरिशमेंट देना है जब तक ये एम्ब्रियो सैक के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक ये एग तक नहीं पहुंच जाएंगे। और इनको नरिशमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी? इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है, ये सारा इन 2 मेल गेमेट्स को तब तक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बेटा इस वाले केस में जो पोलन ट्यूब बना, जब वेजिटेटिव सेल ट्यूब से पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो गई, उसका न्यूक्लियस, उसके साइटोप्लाज्म वगैरह जो उसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं वो इस टिप तक जाएंगे। उसके बाद जो जनरेटिव सेल है वो धीरे धीरे माइग्रेट करेगी इस पोलन ट्यूब में, और जैसे वो पोलन ट्यूब में पहुंचेगी वो कन्वर्ट होती है इनटू 2 मेल गेमेट्स। और इन मेल गेमेट्स को नरिशमेंट देने का काम किसका होता है? इस वेजिटेटिव सेल का या वेजिटेटिव न्यूक्लियस का। तो बेटा ये जो आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा ना, इट रिप्रेजेंट्स द नेचुरल मेल गेमेटोफाइट। तो नेचुरल मेल गेमेटोफाइट हमने इस वाले केस में बनाया है। तो नेचुरल मेल गेमेटोफाइट में अब कितने सेल्स हैं? टोटल है 3 सेल्स। एक है मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल जो अब पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होगी। मॉडिफाई कैसे होगी? क्योंकि ये पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होगी, और इसके अलावा इसके पास 2 मेल गेमेट्स हैं। तो नेचुरल मेल गेमेटोफाइट इन दिस केस रिप्रेजेंट्स 3 सेल स्ट्रक्चर। 3 सेल स्ट्रक्चर कैसे हैं? शाबाश, 2 मेल गेमेट्स हैं और है मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल जो एक पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो गई। अब यहां बराबर ऐसे इसने स्टिग्मेटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब किया। इस वाले केस में अंदर प्रेशर डेवलप हुआ, ये ट्यूब से बाहर आ गई जर्म पोर के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ट्यूब। दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। इसका टिप इसको आगे मूव करने में हेल्प करेगा। इस टिप को हम नाम देंगे कैप ब्लॉक, जो मैंने अभी सारा बोला। इसकी मूवमेंट जो है इट इज ड्रिवन बाय अ केमिकल, दैट केमिकल इज नोन एज बोरॉन, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये भी बराबर सेम है, मगर यहां पे बस एक डिफरेंस है। यहां डिफरेंस क्या है? यहां डिफरेंस ये है मेरे बेटे, यहां इस केस में अगर हम इस केस की बात करेंगे, इस केस में क्या होगा? इस केस में अंदर जनरेटिव सेल है ही नहीं, वो बहुत पहले ही कन्वर्ट हुई है इनटू 2 मेल गेमेट्स। इसलिए जब यहां वेजिटेटिव सेल और इसके वेजिटेटिव न्यूक्लियस और इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स मूव करेंगे ना, उसके बाद कोई जनरेटिव सेल मूव नहीं करेगा, क्योंकि जनरेटिव सेल है ही नहीं इस वाले केस में, वो पहले ही मेल गेमेट्स में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए यहां डायरेक्ट मूवमेंट होगा किसका? मेल गेमेट्स का। और ये 2 मेल गेमेट्स हैं, ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल है, और ये भी आ गया किसमें? इनटू 3 सेल स्ट्रक्चर। और यही 3 सेल स्ट्रक्चर जो है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल मेल गेमेटोफाइट। अब डिफरेंस क्या है? 60% एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस, 40% एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस? एंड में स्ट्रक्चर तो सेम बनाना। द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल मेल गेमेटोफाइट इज 3 सेल्ड, इट कंटेन्स 2 मेल गेमेट्स, 1 मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल जो कन्वर्ट होगी एक पोलन ट्यूब में। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस एक जगह, यहां इस वाले केस में जनरेटिव सेल अंदर माइग्रेट करती है, और वो जनरेटिव सेल बाद में कन्वर्ट होती है 2 मेल गेमेट्स में। इस वाले केस में कोई जनरेटिव सेल है ही नहीं, वो तो पहले ही कन्वर्ट हुई है 2 मेल गेमेट्स में। इसलिए यहां जब मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा डायरेक्ट इनका 2 मेल गेमेट्स का। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। बट अगर आप एंड में
देखेंगे एंड में जो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बेटे होगा वो यही होता है। उसमें 2 सेल्स होंगी और 3 सेल्स होंगे। वो 3 सेल्स क्या क्या है मेरा बेटा, उसमें आपको मिलेंगे 2 मेल गेमेट्स और आपको मिलेगा क्या, एक मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल। वो मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल जो है मेरे बेटे वो कन्वर्ट हुई होती है किसमें, इनटू अ पोलन ट्यूब। तो बेटा अगर हम अल्टीमेटली अब मैच्योर मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटे, तो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा। दिस इज द एक्सीन, ये जर्म पोर, इस जर्म पोर के थ्रू ये ऐसे पोलन ट्यूब बाहर आएगा। और ये है इसका कैप ब्लॉक। कैप ब्लॉक जो है इसका टिप जो है, टिप के बाद से आपको न्यूक्लियस और इंपॉर्टेंट स्टोर्ड मटेरियल्स मिलेंगे जो वेजिटेटिव सेल के होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 मेल गेमेट्स मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे देखा, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। और यही हमारा आज का टॉपिक था, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। तो बस बेटा ख्याल रखना, देखो जगह क्या ख्याल रखना है इसमें, ख्याल इस चीज का रखना, ये जर्नी आपको अगर याद होगी, ये हमने एक यूनिसेलुलर हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लियेट माइक्रोस्पोर से स्टार्ट की थी और अल्टीमेटली हम पहुंच गए कहां, इस वाले स्ट्रक्चर पे। और यही हमारा आज का टॉपिक था। नाउ इससे पहले कि हम ये टॉपिक जो है वाइंड अप करें, मैं आपको बोलूंगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में हमने बेटा क्या क्या देखा। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का जहां तक ताल्लुक है उसमें हमने क्या क्या देखा। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में हमने कहा चाहे 60% एंजियोस्पर्म्स है चाहे 40% एंजियोस्पर्म्स है, पॉलिनेशन के बाद एक कंफर्टेबल पोलन स्टिग्मेटिक फ्लूइड एब्सॉर्ब करता है। स्टिग्मेटिक फ्लूइड में क्या क्या आएगा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्क्रोज, इट कंटेन्स कैल्शियम, इट कंटेन्स बोरान। जैसे वो जर्म पोर के थ्रू एक कंफर्टेबल पोलन ग्रेन में चला गया, अंदर प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर की वजह से जो बड़ी सी वेजिटेटिव सेल है, ट्यूब सेल है, जिसका हमने नाम दिया था ट्यूब सेल, वो जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ थिन ट्यूब। दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन ट्यूब, इसलिए हमने इसका नाम भी दिया था तब ट्यूब सेल। उसके बाद जब इसने पोलन ट्यूब बनाया, फिर अगर 60% एंजियोस्पर्म्स होंगे, 60% एंजियोस्पर्म में ख्याल रखना वहां जनरेटिव सेल अंदर आएगी और अंदर आते आते वो कन्वर्ट होगी इनटू 2 मेल गेमेट्स, तब जाके मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बनेगा विच इज 3 सेल स्ट्रक्चर। बट अगर ये 40% एंजियोस्पर्म्स होंगे, उसमें जनरेटिव सेल तो है ही नहीं, वहां तो पहले ही 2 मेल गेमेट्स में कन्वर्ट हो गया होगा, तो वहां क्या होता है, वहां मूव जनरेटिव सेल नहीं करता है, वह मूव करता है 2 मेल गेमेट्स और अल्टीमेटली एक 3 सेल्ड मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बनता है। और इसके अलावा इस स्टिग्मा जो है, आपको पता है स्टिग्मा को भी काटना है, स्टाइल को भी काटना है और अंदर जाना है और अल्टीमेटली एग तक पहुंचना है। इन तमाम रुकावटों को काटने में इसको हेल्प करता है ये टिप, जिसको आप नाम देते हो कैप ब्लॉक। अब कैप ब्लॉक ही क्यों कट करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, इट कंटेन्स ऑल दोस डेंजरस एंजाइम्स, सेलुलोसिस, क्यूटिनेसिस, पैक्टिनेसिस, जो इस पोलन ट्यूब को अपने लिए रास्ता बनाने के लिए काम आते हैं। So this represents the mature male gametophyte. Thank you.